नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री बुक 1 के चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में मैंने 4 और इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस दिए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर बुक से एक एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और हर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, यानी कि कुल 18 मार्क्स का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनके सभी प्रश्नों के उत्तर आपने सही सही दिए और यहां अगर आप 18 आउट ऑफ 18 स्कोर कर पाते हैं तो फिर आपको 90 प्लस जाने में काफी सुविधा हो जाती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। ये जो आपके सामने सोर्स है प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव, ये सोर्स नंबर 8 है और ये पेज नंबर 41 के ऊपर है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है, प्रभावती गुप्त ने दंगुन गांव किसे और कब दान में दिया था? तो देखिए, प्रभावती गुप्त ने दंगुन गांव कब दान में दिया था? तो उसका जवाब यहां पे है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। और किसे दान में दिया था? तो इसका आंसर यहां दिया हुआ है आचार्य चनाल स्वामी को। दूसरा प्रश्न है कि एक अग्रहार हेतु किन रियायतों की घोषणा की गई? अर्थात जब प्रभावती गुप्त ने दंगुन गांव दान में दिया तो इस गांव को कौन कौन सी छूट दी गई थी? इसका जवाब आपको ढूंढना है और ये रहा जवाब आपके सामने। सबसे पहली रियायत तो ये दी गई थी कि इस गांव में कोई पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कही गई कि इस गांव को घास देने या आसन के लिए प्रयोग होने वाले जानवरों की खाल या फिर कोयला देने के दायित्व से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। यानी कि अब इनको न घास देने की जरूरत थी, न ही जानवरों के खाल को देने की जरूरत थी, न ही कोयला देने की जरूरत थी। इसके बाद यह कहा गया कि मदिरा खरीदने अथवा नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को भी यहां रोक दिया गया था। साथ ही इस गांव में खनिज पदार्थ और खजूर वृक्ष से जो उत्पाद बनते थे वो भी देने की जरूरत नहीं थी, ना ही इन्हें फूल अथवा दूध देने की जरूरत थी। कहने का मतलब यह है कि इस गांव के अंदर जितनी भी संपत्ति थी या इस गांव के अंदर जो भी कर लगाया जाता था उन चीजों से इस गांव को पूरी तरह से छूट दे दिया गया। और अगला सवाल है कि यह राज्यादेश कब और किसने उत्कीर्ण किया? तो कब का जवाब है 13वें वर्ष में और किसने उत्कीर्ण किया? तो इसका जवाब है चक्रदास ने। आइए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट सोर्स देखते हैं जो पेज नंबर 9 के ऊपर है और सोर्स 9 है ये और पेज नंबर 44 है ये। और इसका जो शीर्षक है वो है मालाबार तट। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि इस अनुच्छेद का स्रोत बताइए। तो इस अनुच्छेद का स्रोत क्या है? यह अनुच्छेद एक यूनानी समुद्री यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश है जो लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। और दूसरा प्रश्न है कि उस समय भारत से किन दो वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? तो उस निर्यात किए जाने वाली वस्तु का नाम आपको बताना है और ये दोनों चीजें थी, एक था काली मिर्च और दूसरी थी दालचीनी। तीसरा प्रश्न है, भारत विदेशों से किन वस्तुओं का आयात करता था? तो ये सारे आइटम्स यहां लिखे हैं। देखिए, सिक्के, पुखराज, सूरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, हीरे, काले नग, कछुए की खोपड़ी, इन सारी चीजों का आयात भारत करता था विदेशों से। और
इसी स्रोत से संबंधित चौथा प्रश्न है कि किस स्थान पर मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। मूंगा का उद्योग कहां चलता था, तो उस जगह का नाम आपको बताना है और उस जगह का नाम है तमिलनाडु राज्य में स्थित कोडुमनाल। अगला जो सोर्स है राजा का आदेश, ये लिया गया है पेज नंबर 47 से और ये सोर्स नंबर 10 है। तो आप इसको यहां से पढ़ सकते हैं और उसके बाद अगले प्रश्न का आंसर हम ढूंढेंगे। तो अगला सवाल है कि यह आदेश किस राजा ने दिया। तो इसका उत्तर है सम्राट अशोक ने, जिनको देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। यह आदेश उन्हीं के द्वारा दिया गया था। और दूसरा प्रश्न है कि राजा ने प्रतिवेदक की व्यवस्था क्यों की। यहां पर मैं आपको कारण बताना है। तो उसका जवाब है कि राजा के अनुसार, यानी कि सम्राट अशोक के अनुसार, अतीत में समस्याओं को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए उन्हें यह व्यवस्था करनी पड़ी। तो बेसिकली सूचना एकत्र करने के लिए, और चूंकि इस तरह का सिस्टम पहले नहीं था, यह व्यवस्था नहीं था, इस वजह से प्रतिवेदकों की व्यवस्था उन्होंने की। और तीसरा प्रश्न है कि राजा ने अपने प्रतिवेदकों को क्या आदेश दिया था, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां ये आदेश दिए गए हैं। राजा ने प्रतिवेदकों से ये कहा कि लोगों का समाचार हमेशा उन तक पहुंचता रहे, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, सदा मतलब हमेशा। अब उसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है और कहा कि हो सकता है कि वो खाना खा रहे हो सकता है कि वह अपने अंतःपुर में विश्राम कर रहे हो सकता है कि वो गौशाले में हो सकता है कि पालकी में वो कहीं यात्रा पे हो, अथवा अपनी वाटिका में वो टहल रहे हो। जगह कोई भी हो, वो लोगों के समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमेशा तैयार थे। इसलिए प्रतिवेदकों को यह आदेश दिया गया कि वो कभी भी उनके पास आकर कोई भी सूचना दे सकते थे। अगला जो सोर्स है दोस्तों, ये पेज नंबर 48 के ऊपर है और ये सोर्स नंबर 11 है। और इसका जो टाइटल है वो है राजा की वेदना, और इसका संबंध भी सम्राट अशोक के साथ है। तो चलिए इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है कि देवानाम प्रियदर्शी ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की। और इसका उत्तर है कि देवानाम प्रियदर्शी यानी सम्राट अशोक ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरा करने के पश्चात कलिंग पर विजय प्राप्त की। और इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है कि कलिंग विजय का क्या परिणाम हुआ। तो देखिए कलिंग विजय के पश्चात लगभग 1.5 लाख पुरुषों को कलिंग से निष्कासित कर दिया गया। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लगभग इससे भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। ये कौन लोग रहे होंगे? जो शायद युद्ध में घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु बाद में हुई थी। अगला सवाल है सम्राट अशोक के लिए कलिंग की विजय का क्या पश्चाताप था। क्योंकि आप जानते हैं कि कलिंग के विजय के पश्चात सम्राट अशोक अहिंसा के मार्ग पर चल निकले थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इस बारे में कहते हैं कि कलिंग पर शासन स्थापित करने के पश्चात सम्राट अशोक धर्म के गहन अध्ययन में डूब गए, धर्म से स्नेह करने लगे और धार्मिक उपदेश में डूब गए। यही उनका पश्चाताप था। तो दोस्तों ये मुख्य स्रोत आधारित प्रश्न थे जो हमने आज डिस्कस किया। अगर आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं
तो आप आसानी से 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको नोटिफाइड होती रहे, और साथ ही कमेंट में लिखकर हमें यह जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।